जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं परिसंचरण तंत्र से बने प्रश्न जो अभी तक रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर होता है। जो फुफ्फुसीय सिरा होती है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, बाकी जो अन्य सिराएं हैं वो ऑक्सीजन रहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती हैं। वयस्क मनुष्य के हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो ये होता है 300 ग्राम। महाधमनी एओर्टा हृदय से शरीर तक O2 युक्त रक्त पहुंचाता है। तो महाधमनी है ये क्या करता है, हृदय से पूरे शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। फुफ्फुसीय महाधमनी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाता है। वैसे तो सभी महाधमनी क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय महाधमनी उल्टा काम करती है, हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, और वहीं फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जबकि अन्य सिराएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती हैं। अगला प्रश्न, ऊर्ध्व एवं निम्न महाशिरा शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। बात करें किस जानवर में कितने कक्ष हृदय के कितने कक्ष होते हैं, जानवर में, मनुष्य में और सरीसृपों में। तो बात करते हैं दो कक्षीय हृदय की। तो मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, इसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। बात करें तीन कक्षीय हृदय की, तो उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेढक, इसमें दो आलिंद और एक निलय होता है। सरीसृप में दो आलिंद और एक निलय होता है, उदाहरण जैसे सांप, कछुआ, छिपकली। चार कक्षीय हृदय स्तनधारी जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली एवं पक्षी वर्ग। इसमें अपवाद के रूप में मगरमच्छ और घड़ियाल है, जिसमें चार कक्षीय हृदय होता है, जबकि ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत वैसे तो तीन कक्षीय हृदय वाले जीव आते हैं, लेकिन इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल जो हैं अपवाद के रूप में हैं, जिनमें चार कक्षीय हृदय होता है। बात करें एकल परिसंचरण की, जब रक्त पूरे संचरण में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है तो इसे एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह कम प्रभावी होता है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त मिल जाता है। जैसे मछली में दो कक्षीय हृदय होता था, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त आपस में मिल जाता है। द्विपरिसंचरण तंत्र क्या है, तो पूरे परिसंचरण में रक्त दो बार हृदय में आता है, अधिक प्रभावी होता है। ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग रहता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, जानवर और स्तनधारी। किन जीवों में रक्त दो बार हृदय से होकर गुजरता है, ये प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में। तो किन जीवों में रक्त दो बार हृदय से होकर गुजरता है, तो मनुष्य, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। तो पक्षियों में भी चार कक्षीय हृदय होता है, और सरीसृप वर्ग में तो घड़ियाल और मगरमच्छ में। बाकी तो सरीसृप में तीन कक्षीय हृदय ही होता है। बात करें सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। जब हम ब्लड प्रेशर नाप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर दीजिए, तो सिस्टोलिक को हिंदी में कहते हैं संकुचन दाब और डायस्टोलिक को कहते हैं शिथिलन दाब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी विश्राम की स्थिति में धमनी के दबाव को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। एक तो नापा जाता है कि जब दाब ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो धमनी में, तो इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है 120 के करीब। और जब ये डायस्टोलिक प्रेशर शिथिलन में होता है, विश्राम की अवस्था में, तो ये होता है 80। तो 120/80 mmHg जो मापा जाता है पारी में,
तो उसमें संकुचन दाब और शिथिलन दाब धमनी के दबाव के अंतर को कहा जाता है। बात करें सिस्टोलिक रक्तदाब धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा किस चरण के दौरान डाला जाता है? तो ये निलय के संकुचन के दौरान डाला जाता है सिस्टोलिक रक्तदाब। अगला प्रश्न, मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान कौन सी घटना होती है? मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान रक्त निलय में प्रवेश करता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल के मतलब क्या है? जब रक्त विश्राम की अवस्था में धमनियां होती हैं तो आराम से रक्त निलय में प्रवेश करता है। रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो धमनियों के संकुचित होने के कारण होता है। तो रक्तदाब को हाइपरटेंशन कब कहते हैं? जब धमनियों की जब जो धमनियां हमारी ये संकुचित होती हैं। अगला प्रश्न, हृदय चक्र क्या है? हृदय के सिस्टोल और डायस्टोल का एक चक्र तो हृदय चक्र कहलाता है। नाड़ी की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? नाड़ी की धड़कन जो है ये धमनी के द्वारा मापी जाती है। नाड़ी की धड़कन धमनी यानी आर्टरी के द्वारा मापी जाती है। हृदय की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों की प्रतिबिंब का उपयोग करने की वाली तकनीक को इस नाम से जानते हैं। तो हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को ईसीजी यानी इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। बात करें एंजियोप्लास्टी की, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोरोनरी धमनी रोग के कारण अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है। यह ओपन हार्ट सर्जरी के बिना हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बहाल करता है। बात करें हृदय गति और नाड़ी गति में अंतर क्या है? तो परिभाषा, प्रति मिनट हृदय धड़कनों की संख्या को हृदय गति कहते हैं। नाड़ी गति, तो जो धमनियां होती हैं हमारी हाथ की धमनियों में प्रति मिनट महसूस की गई नाड़ी की संख्या। मापन स्थान, तो छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हृदय की गति को मापते हैं या फिर ईसीजी से मापते हैं। कलाई, गर्दन या किसी भी धमनी पर उंगलियों के द्वारा नाड़ी की गति को माप सकते हैं। बात करें उपकरण की कि हृदय की गति को किस उपकरण से मापा जाता है, तो इसे स्टेथोस्कोप या ईसीजी से मापते हैं। और नाड़ी गति को उंगलियों या पल्स ऑक्सीमीटर से मापा जाता है। समानता क्या है? कुछ रोगों में हृदय गति नाड़ी गति से अधिक होती है और नाड़ी गति सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में हृदय गति के बराबर ही होती है। तो या तो स्टेथोस्कोप से जो छाती पर स्टेथोस्कोप रख लो या ईसीजी करा लो या फिर उंगलियों से नाड़ी को महसूस कर लो, तो इसकी जो पल्स होती हैं ये बराबर ही होती हैं। समानता क्या है? समानता हो गई कि कुछ रोगों में हृदय गति नाड़ी गति से अधिक हो सकती है, लेकिन नाड़ी गति स्वस्थ व्यक्ति में हृदय गति के बराबर ही होती है। सीमा क्या है? वयस्कों में 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती हैं। वैसे तो स्वस्थ व्यक्ति में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, लेकिन वयस्कों में 60 से 100 बार प्रति मिनट भी धड़क सकता है, ये नॉर्मल है। वयस्कों में नाड़ी गति 60 से 100 पल्स पर मिनट होती है। तो नाड़ी गति ज़्यादातर निर्भर किस पे करती है? हृदय गति के बराबर ही चलती है जब तक कि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। बात करें ईसीजी की, तो कार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। तो ईसीजी जो है हृदय की विद्युत गतिविधि को, इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड से हृदय की संरचना और कार्य देखते हैं। बात करें ट्रेडमिल टेस्ट क्या है? तो व्यायाम तनाव के दौरान हृदय की प्रतिक्रिया जांचता है। जब हम ट्रेडमिल पर जो जिम वगैरह में लगे होते हैं ना, पैर चलते हैं उस पर वॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है? व्यायाम तनाव के दौरान हृदय की प्रतिक्रिया जांचता है कि शरीर जो हमारा हृदय है वो कैसे काम कर रहा है, तेज धड़क रहा है, धीरे हो रहा है। एंजियोग्राफी क्या है? तो रक्त वाहिकाओं के अवरोध की जांच करता है।
जब जब रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज होता है तो उसे जांचने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे परिसंचरण तंत्र से बने प्रश्न। बात करते हैं श्वसन तंत्र से बने प्रश्न जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये ब्रीदिंग कहलाती है। रेस्पिरेशन श्वसन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन यानी वायवीय श्वसन, श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। एन एरोबिक श्वसन जिसमें जो ऑक्सीजन के बिना होता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया कि एरोबिक श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो जो एरोबिक श्वसन होता है यानी वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कौन सा उत्पाद एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान प्रारंभिक चरण में सामान्य रूप से बनता है। तो चाहे वायवीय श्वसन हो या फिर अवायवीय श्वसन हो, दोनों में प्रारंभिक रूप से पायरुवेट बनता है। अगला प्रश्न श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज से कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। तो जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज से 6 अणु जुड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 + 6O2। तो ये कितना हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु प्लस ऊर्जा। अगला प्रश्न मांसपेशियों में ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन द्वारा क्या बनता है। तो मांसपेशियों में जब भी ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता है तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, हमारी सांस फूलती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा उतनी शरीर को नहीं पहुंचाई जाती है, जिससे वायवीय श्वसन के साथ साथ अवायवीय श्वसन होने लगता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारे शरीर में कहीं हाथ में और कहीं पैर में अकड़न होने लगती है, बहुत खिंचाव होने लगता है, जिसके कारण थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न अवायवीय श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करें। तो ग्लूकोज दिया गया है तो C6H12O6, तो ये बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनएरोबिक श्वसन द्वारा पायरुवेट निम्न में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने बताया कि जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, शरीर में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वायवीय श्वसन के साथ ही अवायवीय श्वसन भी होता है, जिसके कारण पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में टूटता है और हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। श्वसन के दौरान बनने वाली 3 कार्बन अणु निम्न में से कौन से हैं। तो श्वसन के दौरान 3 कार्बन अणु, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और पायरुवेट बनता है। बात करें एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा की रिहाई एनएरोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो वायवीय श्वसन है इसमें ऊर्जा की रिहाई अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण ज़्यादा करता है। एटीपी टूट जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कोशिका में होने वाली एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को संचालित कर सकती है। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो 3 कार्बन वाला अणु है। ये प्रश्न पूछा गया था कि पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसमें कितने कार्बन अणु हैं। तो 3 कार्बन वाला ये अणु है। एटीपी अपने टर्मिनल फास्फेट बंधन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न नासाद्वार, जो वायु है हमारी कैसे जाती है, नासाद्वार, फिर ग्रसनी, वायु नली, फेफड़े और फिर डायाफ्राम। श्वास नली की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें सी आकार की माइलिन उपास्थियां पाई जाती हैं जो वायु दाब को नियंत्रित करती हैं। पुरुषों में एडम्स एप्पल उपस्थित होता है जिससे आवाज में गहराई आती है। लैरिंक्स अथवा स्वर यंत्र श्वास नली का ऊपरी प्रवेश भाग है
लैरिंक्स के अंदर पतले पतले वोकल कॉर्ड्स अथवा ध्वनि रज्जु पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु नली को सिकुड़ने से रोकता है? तो जो उपास्थि के छल्ले होते हैं ये वायु नली को, जो हमारी वायु नली है, इसको सिकुड़ने से रोकता है। सीलिया क्या है? श्वसन पथ के ऊपरी हिस्से में छोटे बाल जैसी संरचना है जिन्हें सीलिया कहा जाता है। सीलिया सांस के द्वारा ली गई हवा से कीटाणुओं, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। जो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और नाक के अंदर ये रोए से पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सीलिया। इनका काम क्या होता है? तो हमारे द्वारा ली गई सांस के द्वारा हवा से कीटाणुओं, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने का कार्य करती है। धूम्रपान से ये बाल नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण कीटाणु, धूल, धुआं, अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर संक्रमण, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर का कारक बनते हैं। फेफड़े छाती के दोनों ओर स्थित स्पंजी हवा से भरे अंग हैं। वे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं जो गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार हैं। फेफड़े लगभग 6 लीटर हवा धारण कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे फेफड़ों में कितनी हवा भर सकती है। तो एक बार में अगर अच्छे से व्यायाम करते समय जब सांस लेते हैं तो 6 लीटर हवा भर सकते हैं। राइट लंग का वजन कितना है? तो राइट लंग का जो वजन होता है ये हमारा 600 ग्राम होता है। लेफ्ट लंग का वजन 500 ग्राम होता है। यानी दोनों फेफड़ों का वजन जो है 1100 ग्राम होता है। अब एक लेफ्ट लंग का वजन कम क्यों होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट में बटा होता है, जबकि बाएं फेफड़े में 2 लोब्स, 2 खंड होते हैं। क्योंकि बाएं तरफ हृदय के लिए जगह बनाने के लिए बाएं तरफ 2 लोब्स यानी 2 खंड होते हैं। इसलिए बाएं जो लंग है, लेफ्ट लंग, इसका वजन 600 ग्राम की जगह कितना होता है? 500 ग्राम। प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली वाली परत से घिरा होता है जिसे प्लूरा कहा जाता है। सांस लेने के दौरान फेफड़ों की रक्षा करता है और उन्हें चिकनाई प्रदान करता है। फेफड़ों के अंदर श्वसनी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें श्वसनिका यानी ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। श्वसनी को ब्रोंकाई और श्वसनिका को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो आगे चलकर छोटी वायु नलियों तक जाती है। मतलब जैसे ही फेफड़ों के अंदर वायु जाती है तो ये ब्रोंकाई छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है। अब ब्रोंकाई जब छोटी नलियों में विभाजित होगी तो इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो आगे चलकर छोटी वायु थैलियों में, मतलब छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं, उनमें वायु जाती है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 से 400 मिलियन एल्वियोली होती हैं। कार्य: ये गैस विनिमय का मुख्य स्थान है जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जाती है। बात करें एल्वियोली क्या है, तो एल्वियोली सामूहिक रूप से गैस विनिमय के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र यानी 80 वर्ग मीटर प्रदान करते हैं। 80 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, सांस लेने की दर प्रति मिनट। तो वयस्क में आराम करते समय 15 से 18 बार होती है। व्यायाम करते समय ये 25 बार प्रति मिनट हो सकती है। बच्चों में सांस लेने की दर जो है 20 से 30 बार और शिशु में 30 से 60 बार। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की सांस जो धड़कन है बहुत तेज तेज पंप करती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों से बहुत तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा जल में घुलित ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मछलियाँ बार बार या तो जल्दी जल्दी सांस लेती हैं गलफड़ों के द्वारा, या फिर वो बार बार पानी के ऊपर आती हैं। बात करें डायफ्राम की गतिविधि क्या है, तो प्रोसेस, डायफ्राम मूवमेंट, रिप्स मूवमेंट और रिजल्ट। इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम संकुचित होता है और नीचे की ओर जाता है।
पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, फेफड़ा, जो पसलियां हमारी ये ऊपर की ओर, बाहर की ओर आते हैं। रिजल्ट क्या होगा, छाती की गुहा फैलती है, तो ज़्यादा हवा अंदर आ सके इसके लिए। बात करें एक्सहेलेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है हमारा, ये शिथिल होता है, ऊपर की ओर उठता है। रिब्स मूवमेंट, जो पसलियां हमारी, ये पसलियां नीचे और अंदर की ओर चले जाते हैं। छाती की गुहा सिकुड़ती है। बात करें जंतुओं में श्वसन शामिल अंग और जीव। शरीर की सामान्य सतह से सांस लेने वाले तो अमीबा और पैरामीशियम हैं। श्वास नली यानी ट्रैकिया से सांस लेने वाले तो इंसेक्ट हैं। गलफड़े से सांस लेने वाले तो मछली, त्वचा से तो मेढक, और फेफड़े यानी लंग्स से तो मनुष्य, जानवर, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि। तो मेढक में कोई नासिका छिद्र नहीं होता, ये त्वचा से सांस लेता है। मछलियों में ये अपने गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेती हैं। ट्रेकिया, तो जो श्वास नली है, श्वास नली से कीट सांस लेता है। शरीर की सामान्य सतह से अमीबा और पैरामीशियम सांस लेते हैं। बात करें फेफड़ों में एल्वियोली क्या होती है, तो ये सतह क्षेत्र को बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमारे फेफड़ों में आ सके। वयस्क मनुष्य विश्राम अवस्था में कितनी बार सांस लेता है, ये 15 से 18 बार प्रति मिनट। ये दोनों प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षाओं में 2022 में पूछे गए हैं। निम्न में से सांस लेने की दर सबसे तेज किस में होती है, तो सांस लेने की दर सबसे तेज मछली में होती है। ऑप्शन के हिसाब से मछली में, जैसे मछली, कबूतर, मानव और हाथी। बाकी तीन तो जलीय स्थलीय जीव हैं, जैसे कबूतर, मानव और हाथी। और जलीय जो स्थलीय जीव हैं, इनमें हमें पता है कि वायु में ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन जो जल में घुलित ऑक्सीजन ये बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए मछली को जो सांस लेने की दर है ये इन सबसे तेज होती है। विभिन्न जीवों में प्रजनन के तरीके किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन, जीवों के श्वसन वर्णक पर, जीवों की तंत्रिका पर, जीवों की पोषण रणनीति पर, जीवों की शारीरिक डिजाइन पर। तो जीवों की शारीरिक डिजाइन पर विभिन्न जीवों की प्रजनन के तरीके निर्भर करते हैं। तो जीवों की शारीरिक डिजाइन, आवास, आनुवंशिक संरचना एवं शरीर क्रियात्मक गुणों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ तंत्रिका तंत्र से बने प्रश्नों को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जिन दोस्तों का, आपके दोस्तों का अभी हाल ही में RPF RRB NTPC 12th लेवल का पेपर है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।